आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले में कोरोना संक्रमण नहीं, अब डरा रहा मौतों का आंकड़ा। एक के बाद एक लगातार हो रही मौतों ने झकझोर कर रख दिया है। जिले में गुरुवार को 10 संक्रमितों के साथ 404 मौतों का भयावह आंकड़ा पूरा हो गया है। गुरुवार को मरने वालों में 8 बंगड़ अस्पताल के मरीज थे। गुरुवार को 653 लोगों के सैंपलिंग किए गए, जबकि कोरोना से 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिले में अब तक 31,665 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 26,782 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,883 केस एक्टिव है। जिले में रिकवरी रेट भी 84.57% है। फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंदड़ा ने शहर के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भेजे। पिछले सप्ताह 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शहर के लिए भेजने वाले फिल्म प्रोड्यूसर व भामाशाह मनीष मुंदड़ा ने अपने माता पिता बद्रीदास मुंदड़ा, लीला मुंदड़ा की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माहेश्वरी महोत्सव समिति को पाली शहर के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए, जो शहर के जरूरतमंद लोगों को समिति द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री माहेश्वरी महोत्सव समिति के विमल मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष मनीष बिरला, बाल गोपाल राठी, नमित तापड़िया, राकेश बिरला, विनोद मोदी, चतुर्भुज खाबानी, ओम बिरला, रमेश कोठारी आदि सदस्य मौजूद रहे। जोजावर कोविड सेंटर का आज करेंगे शुभारंभ। खिवाड़ा कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जोजावर में खोले जा रहे कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ शुक्रवार को विधायक खुशवीर सिंह जोजावर द्वारा किया जाएगा। विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने इसको लेकर गुरुवार को कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं का बारे में जानकारी ली। जोजावर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमेंद्र उदावत ने आसपास के गांवों में किए गए जा रहे डोर टू डोर सर्वे, कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहेगी। मौसम ताऊते जाते ही फिर अकड़ में गर्मी। दिन का पारा 4 और रात का 7 डिग्री चढ़ा, 25 से न तपा। तूफान का असर खत्म होने के साथ ही गर्मी ने सौगी ठंडक। मौसम में नमी, लेकिन गर्मी बढ़ी। गुजरात में ही कमजोर होने के बाद पाली में असर दिखाए बगैर ताऊते गुजर गया। हालांकि तूफान के असर से हल्की बारिश होने के साथ ही 2 दिन ठंडक का असर जरूर दिखाई दिया। साथ ही हल्की बारिश भी हुई, मगर गुरुवार को ही मौसम फिर से अपने पुराने रंग में लौट आया। दिन भर धूप खिलने के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। आत्महत्या, बच्चों को छीनकर घर से निकाला। हेड कांस्टेबल की बेटी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सादड़ी कस्बे में रणकपुर रोड पर स्थित हनुमान कॉलोनी में गुरुवार सुबह 21 साल की विवाहिता ज्योति गरासिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मृतका सादड़ी ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल हुसाराम गरासिया की पुत्री थी, जिसकी 3 साल पहले आबू रोड निवासी दिलीप पुत्र हीराराम गरासिया के साथ शादी हुई थी। उसे 6 माह का पुत्र है, जिसे छीनकर ससुराल वालों ने 3 दिन पहले मारपीट कर मृतका को घर से निकाल दिया। 3 दिन से वह पियर सादड़ी में पिता के घर में रह रही थी। 3 दिन से गुमसुम थी, जबकि ससुराल पक्ष की ओर से दी गई प्रताड़ना से आहत थी। पिता की रिपोर्ट पर सादड़ी पुलिस ने आरोपी पति व सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव पियर पक्ष को सौंप दिया। कोरोना महामारी को लेकर देश में अच्छी खबर है। कोरोना के पॉजिटिव केस के मामले घट रहे हैं। पिछले 7 दिनों में नए मरीजों में -3.82% की कमी आई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.7% पर आ गया है। वहीं 7 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% से अधिक है, जबकि 22 राज्यों में ये आंकड़ा 15% से अधिक है। पिछले के 3 सप्ताहों में 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं 7 राज्यों तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में पॉजिटिव केस बढ़े हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस भी 17.13% से घटकर 12.1% रह गए हैं और रिकवरी रेट 81.7% से बढ़कर 86.7% हो गए हैं। अब तक पूरे देश में करीब 18 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग ट्रेसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस मुसीबत बन रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने गुरुवार को कोरोना के साइड इफेक्ट को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड दिए जाने के बाद इसका खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों को सलाह दे डाली। केजरीवाल ने अस्पतालों और डॉक्टरों से स्टेरॉइड की मात्रा कम करने तक की सलाह दे डाली।
उन्होंने कहा कि स्टेरॉइड कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की वजह बन रहा है। इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर स्टेरॉइड बेजा इस्तेमाल नहीं होने दे। ब्लैक फंगस यानी म्यूक्रोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। ये लोगों को निशाना बनाता है जो दवाइयों पर चल रहे हों या उन्हें पहले से स्वास्थ्य की ऐसी परेशानियां हों जिससे इम्यूनिटी घट रही हो। ऐसे मरीजों को सांस लेने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नाक और फेफड़े इसका निशाना बनते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण नाक और आंख के पास दर्द और लाली, बुखार, सिर दर्द, कफ, सांस में दिक्कत, खूनी उल्टी और दिमाग में उलझन होते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के बिरना इलाके में गुरुवार को बादल फट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। करीब 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं लामबगड़ में भी बादल फटा है। इससे बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा जमा हो गया और यातायात प्रभावित हुआ है। एसडीआरएफ की टीम के मुताबिक बिरना इलाके से एक शव बरामद कर लिया गया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। राज्य में बादल फटने की इस महीने यह चौथी घटना है। इससे पहले 3, 7 और 11 मई को बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। इधर ताउते तूफान आने के बाद से प्रदेश का मौसम एकदम से बदल गया है। यहाँ हवाओं की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम विभाग ने राज्य में हो रही तेज बारिश के बाद बुधवार आधी रात से ही अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पाली जिले में पिछले दिनों जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के केस बढ़े और उसके बाद में ऑक्सीजन की मारामारी हुई, उसको लेकर प्रशासन ने इस बार अगला कदम उठा दिया है। नगर परिषद की ओर से पाली जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 150 सिलेंडर प्रतिदिन भरने की होगी। नगर परिषद की ओर से यह कार्य अगले 2 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। नगर परिषद बांगड़ जो हॉस्पिटल है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसके प्रेमाइसेस में ही 2 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने जा रही है। एक 100 सिलेंडर की कैपेसिटी का होगा पर डे और एक 50 सिलेंडर्स की कैपेसिटी का। ये गवर्नमेंट, राज्य सरकार और हमारे जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके निर्देशानुसार ये दोनों प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जो अभी वर्तमान जो ऑक्सीजन की नीड्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ सराउंडिंग एरियाज और जो फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए ये प्लान किया गया है। जो और ऑक्सीजन प्लांट्स प्लान्ड है उसके अतिरिक्त ये है जिसमें नगर परिषद दोनों लगा रही है और इसकी लागत दोनों के मिला के 1 करोड़ रुपए के लगभग है। बुर्का पहने हुए 3 लोग एक घर में घुसे और चोरी की वारदात को देखकर रफू चक्कर हो गए। ये पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब सीसीटीवी कैमरे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मामला रामगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। चोरी की वारदात कांग्रेस नेता माहिर आजाद के भाई शाकिर आजाद के घर पर हुई है। चोरी की वारदात एक जोहरी की गद्दी है जहां हुई थी। गद्दी शाकिर आजाद की है जिन्होंने अपने घर पर ही गद्दी बना रखी है। गद्दी पर चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और बुर्का पहनकर आए चोर ताला तोड़कर 75 किलो खरड़ चुराकर रफू चक्कर हो गए। चोरी की वारदात कैमरों में कैद हो गई। जानकारी मुताबिक राजधानी के सबसे व्यस्ततम रामगंज थाना इलाके में 17 मई की वारदात बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रामगंज थाने में माहिर आजाद की ओर से चोरी का मामला भी दर्ज करवाया गया है। हालांकि चोर अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और पुलिस के हाथ लगे फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शास्त्रीनगर थाना अंतर्गत मिल्कमैन कॉलोनी में आज पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम व शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर मादक पदार्थों की तस्करी का खुलासा किया है। इस घर पर 2 किलो अफीम, 144 किलो डोडा, इसके साथ साथ 15.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। एसीपी नूर मोहम्मद ने बताया कि मकान मालिक सोनाराम बिश्नोई है जो घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी। उससे पूछताछ के बाद ये चीजें बरामद की है और अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। बरामद किया गया पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की स्पेशल टीम को जरिए मुखबिर को सूचना मिली, जिस पर मिल्कमैन कॉलोनी इस एरिया में सीएसटी टीम के इंस्पेक्टर अनिल यादव, थानाधिकारी पंकज राज माथुर और मैं महेश जाब्ते के यहाँ मौके पर पहुँचे तो यहाँ ऑलमोस्ट 144 किलो के आसपास डोडा, 2 किलो अफीम और लगभग 15.5 लाख रुपए नकदी मिले हैं। एनडीपीएस के तहत उन आर्टिकल्स की सीजर की कार्यवाही जारी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार गुरुवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण किया, अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर, सांसद बाबा बालकनाथ सहित सभी अधिकारी व विधायक मौजूद रहे। श्रम मंत्री ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू किया जाएगा। उसके लिए प्रदेश सरकार के साथ एक MOU होना है। साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए यहाँ बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जब तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं होगा तब तक जिला प्रशासन कॉलेज को ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। हम सब लोग परिचित हैं। आज अलवर में इस अस्पताल को हम लोग देखने और काम के लिए समर्पित करने आ जाए थे, पर जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इस राज्य के वरिष्ठतम एक अपने साथी आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का स्वर्गवास हो गया। इस कारण सारे काम स्थगित कर दिए गए, पर चूंकि कोविड मरीजों के लिए यहाँ पर काम की शुरुआत हो रही थी, इसलिए इस काम को बनाए रखा। और माननीय मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि कोविड के मरीजों की चिंता की जाए और अलवर का अस्पताल एक सही ढंग से चले, इसकी हम लोग चिंता करें। दोबारा हम फिर बाद में आकर अलवर की और समीक्षा करने का काम करेंगे और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी शुरू हो, ये हम सबकी रुचि का विषय भी है। उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगल भी अब मरीजों के लिए परेशानी बन रही है। मरीजों को बेड तो इस बीमारी में मिल रहा है, लेकिन उपचार में काम आने वाली दवाइयां नहीं मिल पा रही है। इसके चलते वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कई मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी नेत्र ज्योति चली गई है, लेकिन दवा उन्हें अभी भी नहीं मिल पा रही है। मरीज को फर्स्ट टाइम कोविड हुआ था। कोविड के बाद इनको ब्लैक फंगस के नाम से कोई बीमारी है, उसमें आंखों से दिखना बंद हो गया। तो ये कब एडमिट कराया था आपने? हमें एडमिट कराए हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं। और अब क्या करें डॉक्टर, दवाई नहीं मिलेगी तो किस तरीके से आगे सर्वाइव करेगा? अगर दवाई अवेलेबल नहीं होती है तो इसका जो संक्रमण है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। शिकायत की कि लाल बाग के सामने उसकी ये ट्रक डंपर चलता है, डंपर तो बस्जी में चलता है, तो उसको आज बॉर्डर होमगार्ड जो माइंस विभाग के सहायता लगे हुए होते हैं, उनमें से एक बंदा राजेश ने उस गाड़ी को रोका और उस गाड़ी को छोड़ने के बाद में उनसे 50,000 रुपये मांग की उन्होंने। और हमारे फरियादी के पास में 10,000 रुपये थे, उन्होंने 10,000 रुपये दिए, बाकी उसको 11 बजे ला के दे देना। तो उसी डिमांड के ऊपर हमने सत्यापन करवाया। 20,000 रुपये बात पे हुई, 20,000 रुपये देते हुए हमने उनको आज अभी राजेश को नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के डोडियाना गांव में युवक की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पारिवारिक कलह में एक व्यक्ति अपने पिता के साथ मिलकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है। इस दौरान घर की महिलाएं भी बाप बेटे का साथ देती दिख रही हैं। अब तक इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि पादुकला पुलिस ने दोनों बाप बेटों को शांति भंग के आरोप में पकड़ा है। वीडियो में बाप बेटे युवक को उनके घर से निकालकर मोहल्ले के बीच चौक में लेकर लाठी डंडों से पीटते दिख रहा है। पीट रहा युवक हमलावर व्यक्ति का रिश्ते में भाई बताया जा रहा है। ये घटना पादुकला गांव के डोडियाना ग्राम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राम प्रसाद चोयल निवासी डोडियाना का किसी बात को लेकर रिश्ते में अपने भाई पप्पू राम चोयल निवासी डोडियाना से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते अचानक बढ़े विवाद में राम प्रसाद चोयल ने अपने पिता पूरा राम चोयल के साथ मिलकर पप्पू राम को लाठी डंडों से मारपीट करते हुए घसीटकर उसके घर से बाहर निकाल लिया और मोहल्ले के बीच लाकर जमकर पिटाई कर दी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।